नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सर जी, टॉपिक है अपना स्टैटिक्स। ओहो, आप कहेंगे स्टैटिक्स कर लो बात जी। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है जी अपना पेपर 1 लास्ट जो टॉपिक है। तो आप ये देखें सर जी, आज हम बात करेंगे बैक टू बेसिक्स की। बेसिकली हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स पढ़ने के लिए ऐसे क्या क्या फंडामेंटल हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर वो फंडामेंटल क्लियर रहेंगे उस्ताद जी, तो स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम हमें तनाव महसूस नहीं होगा। और देखें जी, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वो मैं वीडियो के कहीं बीच में बताऊंगा, आप लोग पूरा देखिएगा। सर जी, मज़ा आने वाला है आज। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आप ये देखें। मतलब मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप लोग भी बताइएगा। सर, सब्जेक्ट सारे ही प्यारे हैं। कभी कभी होता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती हो सब्जेक्ट, और हमारी तो हमें लगता है जी सब्जेक्ट बेकार है, बट ऐसा थोड़ी है उस्ताद जी, सब्जेक्ट तो बढ़िया ही है। तो क्या कहते हो सर जी, स्टार्ट करें? देखो, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो सर जी टॉपिक है आज, क्या पढ़ने वाले हैं हम? बेसिक्स ऑफ स्टैटिक्स। बेसिक्स की बात करेंगे सर जी, बेसिक्स। इसकी हम लोग आज जो है वो पूरे टाइम चर्चा करते रहेंगे। तो देखें उस्ताद जी, सबसे पहले ना हमारे पास एक शब्द आता है मैकेनिक्स। क्या आता है भैया? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। तो आप ये समझिएगा सर जी, मैकेनिक्स फिजिक्स जो है, मैकेनिक्स के फिजिक्स बेसिकली पिताजी रहते हैं। तो मैकेनिक्स इज अ सन ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक पार्ट है। अच्छा, मैकेनिक्स सर जी डील किससे करता है? मैकेनिक्स डील करता है अपना फोर्सेस से, कि अगर आप किसी बॉडी पे सर जी फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बॉडी के ऊपर। वेरी गुड। अब सर जी आगे चल के मैकेनिक्स के हो गए दो बेटे। एक का नाम पड़ गया स्टैटिक्स, एक का पड़ गया डायनामिक्स। तो दोनों ही सौभाग्य से अपने पास यूपीएससी के सिलेबस में है, आप देखेंगे तो स्टैटिक्स। और दूसरे का नाम क्या है उस्ताद जी? डायनामिक्स। ये हुई ना बात। तो आप ये देखें सर, अब ये किस चीज से डील करते हैं? स्टैटिक्स जो भाई साहब हैं सर, इनका बड़ा ही क्लियर कट कहना है कि मैं सिर्फ उन चीजों से डील करूंगा जो चीजें रेस्ट पे रहती हैं, मतलब इधर उधर भागती नहीं। वेरी गुड। और सर जी डायनामिक्स का जो कहना है वो ये कहना है कि मैं इन चीजों से डील करूंगा जब मोशन में होती हैं। तो ये डील करता है सर किससे? ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन। और ये किससे डील करता है सर जी? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि अगर अपना रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हम फोर्सेस की एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं, तो उससे डील करने वाली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सर जी मोशन में है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन, केपलर्स लॉ सर जी, ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट आपने देखा होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ मोशन, वो सारा सर जी ये डील करता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में आप देखें सर जी, यूपीएससी का जो सिलेबस है आप लोग जानते ही हैं। अब सिलेबस लिखना सर जी मैं क्या ही लिखूं, आप समझ गए ना बात को। बेसिक्स पे चलते हैं ना, बात करते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। सर जी डेफिनेशन हर बार की तरह हम लोग लिखेंगे, आप लोग नोट करिएगा, और उसके बाद हम लोग जो है उस डेफिनेशन का विश्लेषण करेंगे। हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा सर जी हमारी भाषा में उस डेफिनेशन को किस तरीके से समझा जाए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए जी, हमारे पास क्या है, बेसिकली डेफिनेशन है किसकी सर जी? स्टैटिक्स की। अच्छा सर, जिसको नोट्स चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, या आप एक ना टेलीग्राम ग्रुप बनाया हम लोगों ने, उसमें सर जी आप ही की तरह बच्चे हैं बहुत सारे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसका लिंक भी सौभाग्य से डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कहता है जी स्टैटिक्स इज द ब्रांच। अब देखें सर जी, जब पढ़ रहे हैं तो नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनने चाहिए, एकदम ओके की रिपोर्ट। तो बस यही है बात, तो आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। विच डील्स विद दी। और मैं ऐसा सर जी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी।
प्री अभी आने ही वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग प्री की तरफ फोकस ज़्यादा करिएगा, और मेंस तो फिर बहुत बढ़िया आप लोगों का जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो कहता है बॉडी एट रेस्ट। सर जी गौर फरमाइएगा शब्दों पे। बॉडी एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस, अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। तो सर मुझे समझाने की जरूरत है क्या? स्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो स्टडी करता है किसको? बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी हमारा इधर उधर हिले डुले ना। साथ में सर बॉडी पे क्या भी लगने चाहिए? कुछ फोर्सेस भी लगने चाहिए। तो अब मन में सर जी सवाल आता है कि ये फोर्स क्या होता है? वैसे तो आप लोग जानते होंगे, मैं सर जी मेरे को उम्मीद है और आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा उसमें कोई बात नहीं है। बट एक बारी है ना कि किंतु परंतु बाद में ना रहे, इसके लिए सर जी डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। देखो नोट्स अपने बने रहेंगे तो तनाव कम होता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा साइंस कहती है सर जी। तो आए ज़रा क्या कहता है फोर्स के बारे में, थोड़ी सी तारीफ देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आप थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे। अच्छा ऐसा भी है क्या कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी और सब्जेक्ट का आना चाहिए? हाँ सर जी ऐसा है। थोड़ा बहुत आपको वेक्टर्स का आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग बेसिक आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इस तरीके की जो बातें हैं ना वो मालूम होनी चाहिए। टेंड टू चेंज द स्टेट। अब देखिए सर क्या प्यारी डेफिनेशन लिखी है, मतलब पढ़ के आपके वाह 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 ऐसे निकलेगा। तो एक बार लिख लेते हैं ना, फिर पढ़ लेंगे हम लोग इसको। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। देखो जी उसने क्या कहा कि हमारा जो फोर्स है ना सर जी, फोर्स एक तरीके का कुछ ऐसा है जो कॉज करता है किसमें? चेंजेस, टेंड टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। तो बेसिकली वो कह रहा है कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिससे आप चेंज करवा सकते हैं क्या? किसी बॉडी की जो स्टेट है उसको, अगर वो रेस्ट पे है तो आप उसे मोशन में ला सकते हैं, अगर सर जी वो मोशन में है तो आप उसको रेस्ट पे भी ले जा सकते हैं ना। हम ऐसे लिखेंगे फोर्स इज कॉज विच टेंड टू चेंज, ये हटा दो सर जी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, विच टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। सर जी फोर्स के साथ ना तीन बातें जो है वो जुड़ी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फोर्स के साथ जो पहला पैरामीटर जुड़ा हुआ है वो है सर इसका मैग्नीट्यूड, कि भाई फोर्स कर तो रहे हो, फोर्स का वैल्यू क्या है ये भी तो बताओ ना जनाब, बिना उसके बात कैसे बनेगी। तो फोर्स का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मैग्नीट्यूड। सेकंड देखें सर, क्योंकि फोर्स अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस सर जी फोर्स के साथ एक पैरामीटर और एसोसिएटेड है दैट इज डायरेक्शन। भाई आप खुद सोचें सर, हम जब कभी किसी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या डायरेक्शन होता है वहां पे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप सर जी एक बक्सा रखा हुआ है उसको आप पुल कर रहे हैं, तो आप देखें किसी मैग्नीट्यूड के साथ ही तो पुल कर रहे होगे ना, उसको कुछ क्षमता रही होगी आपकी, लेकिन साथ में सर आप ये भी बता रहे हैं कि आप उसको पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया? हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। समझ रहे हैं सर जी बात को? अच्छा कोई आपसे कहे कि भैया हम तो पुश कर रहे थे, फिर पुश कर रहे तो क्या हुआ? डायरेक्शन तो आ ही गया ना, आप आगे को पुश कर रहे हो। और तीसरा सर इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आपने भैया फोर्स कहाँ लगाया। तो ये फोर्स के साथ हमेशा ये तीन बातें जुड़ी रहेंगी। पहला, आप जैसे ही फोर्स का जिक्र हो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि फोर्स का भैया मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब वैल्यू बताओ जी क्या है। दूसरी चीज आपने देखनी है सर, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन नहीं मालूम तो सर जी मसले हो जाते हैं, आप क्वेश्चंस करेंगे आगे तो समझेंगे। तीसरी चीज देखनी है कि फोर्स भाई लगा कहाँ रहे हैं।
ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसको हम अपनी भाषा में लिखना चाहें तो फोर्स कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है। ये अब थोड़ा मैनेज कर लेना हिंदी के साथ, ऐसा ही है, कहाँ लग रहा है भाई ये बताओ हमें, है ना। या इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कहाँ लग रहा है, ऐसे बेइज्जती थोड़ी सी कम होगी, कहाँ लग रहा है ये चीज़। तो ये बताना पड़ेगा भाई, तीनों बात बतानी पड़ेंगी। तीनों बात बताएंगे सर जी जब भी जो है वो हमारे मामला सेट हो पाएगा। अच्छा, डिस्कस करते करते हमने ये देखा सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। अब देखो फोर्स कितने तरह के होते हैं। नेचर के अंदर जो फोर्स है मोटे मोटे तौर पर उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। सर जी कौन कौन से हिस्से थे, बचपन में आपने पढ़े होंगे, मेरे को पूरा यकीन है आपने पढ़े होंगे सर जी, फोर्स के दो बेटे, एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा ही था ना। देखो शाबाश, पहली कैटेगरी हमने बचपन में क्या पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आओ थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। और दूसरा सर जी हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हालांकि हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स के अंदर सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स की ही बात जो है वो करते हुए नजर आएंगे। हाँ सर जी, डायनामिक्स के अंदर जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाते हैं जब ग्रेविटी की बात होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स सर जी वो होते हैं जिनके अंदर दो बॉडीज का फिजिकली कॉन्टैक्ट होना कंपलसरी है। जैसे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो बॉडीज के बीच में सर जी रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मतलब एक रेस्ट पे रहे दूसरी मूव करे, या दोनों मूव करे तो वो रिलेटिव मोशन, समझ रहे हो बात को, तब फ्रिक्शन जो है अपना लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब पेन से पेपर पे लिखते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से सर जी हम लोग लिख पाते हैं, ऐसा तो बचपन में पढ़े ही थे। तो फ्रिक्शन जो है वो एक तरह का सर जी कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या समझ पा रहे हैं हम लोग, बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी है। बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं, फिजिकली कांटेक्ट फिजिकली कांटेक्ट होती है ना, ऐसा लिख लेते हैं ना यार, क्या फर्क पड़ता है। सर जी नोट्स बनने चाहिए, समझ आना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स इज नॉट अबाउट थियोरी, स्टैटिक्स इज ऑल अबाउट सर जी न्यूमेरिकल्स। आप देखें यूपीएससी के एग्जाम न्यूमेरिकल मिलेंगे भाई साहब, न्यूमेरिकल तो सर जी न्यूमेरिकल की कोई जबान नहीं होती, तो आप ऐसे लिख लें चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में होती है ना, थोड़ा सही लगेगा दिखने में, बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में होती है। चलो ठीक है, अब जम नहीं रहा है बट लिख लेना, ठीक है सर जी, चल जाएगा काम। नॉन कांटेक्ट में क्या है सर जी, फिजिकली कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट होना कंपलसरी यहाँ पे नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिएगा, बचपन में हम सब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने ना दो चुंबक ली थी, ऐसा नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, ये आप पढ़ते ही होंगे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और सर जी दूसरा चुंबक, इसका नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर। अब हम लोग क्या करते थे बचपन में, ये मैंने तो किया है सर, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने किया है कि नहीं किया। हम ना इसको वैसे पास पास ले जाते थे और ये देखते थे कि मैं कितना गैप कम करूं कि इसको ये खींच ले। और कभी कभी क्या होता था कि जैसे मान लो साउथ साउथ आ गया आमने सामने, तो ये ऐसे भागती नहीं थी क्या मैग्नेट, इसको पास लाते थे तो सर ये दूर जाती थी। तो आप ये समझना, जब इसको पास लाने पे ये दूर जा रही थी, क्या उस टाइम पे ये दोनों मैग्नेट फिजिकली कांटेक्ट में थी? आप कहेंगे नहीं थी, कर लो बात भैया, नहीं थी ना फिजिकली कांटेक्ट में। तो सर जी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है, मतलब जब ये फोर्स लगता है तो दो बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट में होना कंपलसरी नहीं होता। सर जी एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, आप देखें बॉल आप छोड़ें, बॉल सर जी नीचे गिरता है, बॉल को आप चाहे ऊपर फेंके तब भी नीचे ही गिरता है। तो आप ये देखें सर जी, हमारी जो धरती माता है हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है किसी बॉडी पे, तो क्या जरूरी है वो बॉडी अर्थ के साथ फिजिकली कांटेक्ट में रहे? सर जी आप हवा में थे तब भी तो ग्रेविटी लगी रही थी ना। तो इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। और सर जी एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जो साइंस बैकग्राउंड से वो समझते होंगे। बचपन में आपने खूब किया होगा सर जी, बलून रगड़ा होगा सर पे और दीवार पे चिपका दिया होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऐसा होता है, तो वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मोटे मोटे तौर पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं बताओ मेरे को, रिपीट करो। सबसे पहला कौन सा उस्ताद जी देखा हमने, मैग्नेटिक फोर्स, ये हुई ना बात, अभी मजा आ रहा है बीड़ू है स्टैटिक्स पढ़ने के अंदर, देखो। दूसरा कौन सा देखा भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड। और उस्ताद जी ऐसा जब पढ़े हम लोग, तीसरा देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही कभी कभी आप देखते होंगे जब आप किसी के साथ ऐसे टच होते हो तो आपको एक हल्का सा करंट महसूस होता है। सर जी वो इसी की करामात है। हमने डिटेल में नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं ना, ये पढ़ना सर जी हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को है अपना स्टैटिक्स के अंदर। तो जस्ट नॉलेज होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो तीन अपने पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो है वो आता है, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा मन में सवाल आ रहा होगा, जब ये फिजिकली कांटेक्ट में थी ही नहीं तो फोर्स लगाया किसने? तो यहाँ पे देखें सर, फोर्स जो है ना वो फील्ड लगाती है। क्या लगाती है? फील्ड। मैग्नेट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स लगाती है सर जी, फील्ड लगाती है फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स लगाती है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स लगता कैसे है? फोर्स लगता है सर जी फील्ड की हेल्प से। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स में हम जो है मोटे मोटे तौर पर क्या देखेंगे सर जी? सबसे पहला है नॉर्मल रिएक्शन, सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारी ऑलमोस्ट गुफ्तगू रहेगी स्टैटिक्स के अंदर। और इसका सर जी हम एग्जाम्पल सोच सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, और इसका एग्जाम्पल सोच सकते हैं सर जी हम लोग फ्रिक्शन। इधर चिपका देते हैं इसको छोटे से हिस्से में, फ्रिक्शन। ये देखें जी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है सर, थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे पास। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है ना, तो सर जी खुजली होती है बॉडीज के अंदर भी, चैन से कहाँ बैठती हैं आप देखें। आप ना एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें, जैसे हम लोग हैं इंसान, हम सर जी फर्श पे चलते हैं, ये मान लेते हैं जी सरफेस था जिस पे हम लोग चल रहे थे। अभी धरती माता जो है हमें नीचे खींच रही है, तो आप ये देखें नीचे जो है हमारा लगेगा सर जी वेट। क्या लगेगा बोलो ना? वेट लगेगा। और सर किसी प्राणी का वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। उस जगह पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा है वो होता है सर जी, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज नोन एज वेट। अब मुझे एक बात बताना, अगर सिर्फ हमारा वेट ही लग रहा होता तो सर जिस फर्श पे हम लोग खड़े हैं, अभी मैं फर्श पे खड़ा होकर जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, आप देखो नीचे फोर्स लगने की वजह से क्या उस फर्श के अंदर खड्डा नहीं हो जाना चाहिए था? आप कहेंगे भैया हो तो जाना ही चाहिए था, ऐसा उसमें क्या है। लेकिन आप देखें सर क्या खड्डा होता है? आप कहेंगे जी नहीं होता। तो ऐसा जादू कैसे? ये चमत्कार पॉसिबल है सर इन भाई साहब की वजह से, जिनका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आप समझिएगा। आप जैसे इस सरफेस के फिजिकली कांटेक्ट में है ना, तो ये सरफेस आप पे एक रिएक्शन लगाता है। रिएक्शन इन द सेंस आपका वेट कहाँ लगा? नीचे, तो ये रिएक्शन लगाएगा सर आपके ऊपर। ये जो रिएक्शन है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है सर जी, कभी भी आजू बाजू नहीं लगाइएगा तो सर जी फिर माता रानी पाप लगाएंगी। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सर्टेड टू द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में है बॉडी, वो सरफेस लगाता है सर जी नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी नहीं लगाती। कौन लगाता है बोलो? जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में है वो सरफेस लगाएगा। और कैसे लगाएगा? अपने नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर। बात समझ आई? इसके सर जी केसेस देखने हैं हम लोगों ने, बड़े प्यारे प्यारे केस देखेंगे, आप कहेंगे अरे वाह मजा ही आ गया। इसमें ना हमारे पास एक टॉपिक है जिसका हम लोग आमतौर पर यूज करेंगे, दैट इज FBD। बचपन में पढ़े होंगे भैया FBD।
FBD स्टैंड्स फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए स्टैंड करता है भैया ये, आप देखें उस्ताद जी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, इसी की हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर जब मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैकेनिक्स के एक बेटे को ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और सर जी FBD नहीं पढ़ा तो क्या खाक पढ़ा, शुरू इससे होता है मैकेनिक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाते हैं और उसी को FBD बोलते हैं। मैं कुछ केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं तो आप समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे उससे पहले एक अपने पास स्ट्रिंग होता है, चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको क्वेश्चन के थ्रू कि क्या क्या मसला है अपने पास। तो आप लोग पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो इसको मैं देखो हटा ही देता हूँ, अब नोट कर लेना इसको, जो है नोट सर जी प्रॉपर बनने चाहिए, नहीं बनाओगे तो फिर अब आप समझ ही सकते हैं सर नुकसान किसका है। तो मैं कह रहा था सर जी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, बेसिकली सरप्राइज है, तो आप ये देखें, बता दूं सर जी, चलो छोड़ो ना, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ा पहले ये पढ़ लें उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को कि क्या सरप्राइज है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका तो फ़ायदा हो ही जाएगा, जो नहीं देख रहे सर जी वो फिर अब क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तो नहीं ले सकते ना हम लोग। खैर, तो यहाँ पे देखें सर जी, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आगे हमें समस्या थोड़ी सी कम आए। सर जी हेडिंग लिख लें आप लोग सब, FBD, वेरी गुड, बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम। जी बहुत प्यारी चीज़ है ये। इसमें पहला केस देखिएगा आप लोग, जैसे हमने क्या किया सर, एक CD ली और CD को दीवार के अगेंस्ट इस तरीके से CD को हमने दीवार के अगेंस्ट इस तरीके से खड़ा कर दिया। अब किसी डेढ़ शाणे ने हमसे ये कहा कि भैया दम है ना, दम है ना, तो इस CD का आप FBD बना दें। क्या बना दें, इस CD का FBD बना दें। तो अब देखो सर इसका FBD कैसे बनेगा। सबसे पहले आप समझिएगा, हमारा जो वेट होता है ना, वेट वो हमेशा सर जी डाउनवर्ड ही लगता है, क्योंकि धरती माता हमें हमेशा नीचे ही तो खींचती है। आप देखें कभी ऊपर थोड़ी खींचा है, तो वेट तो हमेशा नीचे लगेगा। मतलब मैं अगर इस CD का FBD बनाना चाहूँ तो लाइक ये CD है अपने पास, समथिंग लाइक दिस, और ये थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते ना तो लगे कि भाई साहब CD की ही बात कर रहे थे। ठीक है, इसका वेट कहाँ लगेगा सर, बिल्कुल नीचे। तो वेट आएगा आपका इस तरीके से, दिस इज W वेट, वेरी गुड। और वेट का सर जी वैल्यू कितना रहता है अपने पास, mg। अच्छा सर जी, FBD में आमतौर पर ऐसा मानना है लोगों का कि जब आप ये फोर्सेस दिखाते हैं ना तो उस बॉडी को आप अलग से बनाएं, आप इसी में कलाकारी ना करें। बट सर जी आदत से मजबूर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना उसी डायग्राम में कलाकारी कर देंगे, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं करूँगा, कुछ दिनों के बाद सर जी आप भी वैसा ही करने लग जाएंगे, तो हैबिट बन जाती है। खैर, एक तो सर जी देखें ये वेट लग गया इस पे नीचे। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये जो CD है, CD के जो ये पैर हैं, ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है? आप कहेंगे जी बिल्कुल कांटेक्ट में है। तो सर जी कांटेक्ट में है तो यहाँ पे क्या लगेगा अपने पास, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन उस्ताद जी कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, बॉडी नहीं लगाती सर, वो सरफेस लगाता है। तो यानी कि एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा अपना, लेट्स से N1। आप देखें सर CD तो यहाँ भी फिजिकली कांटेक्ट में है, अब बताओ इसका क्या इलाज, CD तो यहाँ भी फिजिकली कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल सर जी ये वाला सरफेस भी लगाएगा। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा बॉस, राइट साइड जाएगा क्या, वेरी गुड। तो यानी एक सर जी नॉर्मल ऐसे भी, तो ये बन गया इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बेसिकली। आसान लग रहा है ना उस्ताद जी। चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस देखते हैं, आओ ज़रा। बचपन में कंचे खेले हो, कंचे? कभी कभी क्या होता है सर जी, कंचा फंस जाता है, 2-3 कंचा बोतल में फंस जाता है,
तो दिखाता हूँ सर मैं केस आपको, आप भी कहोगे अरे वाह, आत्मा सी तृप्त हो गई देख के। ये देखो जी 3 कंचे हम लोगों ने, ओहो कंचा दूसरे कंचे की बाउंड्री में घुस गया भाई। हम लोगों ने 3 कंचे डाले और ये इस तरीके से फंस गए। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कंचे इस तरीके से फंस जाते हैं, छोटी बोतल हो ना जब। तो ये कंचा नंबर ए, ये कंचा नंबर बी, ये कंचा नंबर सी। किसी सर जी महापुरुष ने कहा कि आओ भाई इसका एफबीडी बनाते हैं, या दम है तो बना के दिखाओ। तो आओ भाई बनाते हैं, शुरू करते हैं ऐसे। और आप ना सर ये समझिएगा, मतलब जैसे दो बॉडी कांटेक्ट में होती है ना, तो एक बॉडी दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, तो दूसरी कौन सी कम है सर जी? दूसरी भी पहले वाली पे नॉर्मल लगाती है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है सर जी। फोर्स का जो वैल्यू होता है ना वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड। कैसे मैं समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से। तो पहले एक अंचे को उठा ले क्या, एक अंचे भाई साहब आ जाओ, आपकी बारी आ गई है। एक अंचे का सर जी वेट कहाँ लगेगा, थोड़ा मदद करो मेरी, क्या कह रहे हो सर जी? नीचे लगेगा, वेरी गुड। तो इसका नीचे आएगा सर जी mg और वी कैन से w। आप देखें सर ये कंचा किस किस के साथ फिजिकली कांटेक्ट में है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी जी ये जो कंचा है ये नीचे सरफेस के फिजिकली कांटेक्ट में हैगा। तो इसके फिजिकली कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस कंचे पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ लगाएगा भैया? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर बोले तो लेट से इसको नाम दे दे सर, N1 नाम दे देते हैं ना, ठीक है। अभी ये कंचा जो है सर इस वाले सरफेस के भी कांटेक्ट में है, तो ये वाला सरफेस भी इस कंचे पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ लगाएगा बोलो ना? राइट साइड लगाएगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का सर परपेंडिकुलर तो इधर ही जाएगा, क्या कहते हो? अभी सर ये कंचा जो है वो बी कंचे के भी फिजिकली कांटेक्ट में है। आप देखें सर ये बी कंचे का जो सरफेस है ना, ये सरफेस, ये ए कंचे पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। कैसे? इस सरफेस के परपेंडिकुलर बी लगाएगा, तो बी कहाँ पुश करने की कोशिश करेगा? इसको नीचे को। तो यानी वो लगेगा सर इस तरीके से, डायरेक्शन यही आएगी ना। देखो इसको ले लेते हैं हम NAB, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंचा ए एंड कंचा बी। अब आओ सर जी कंचे नंबर बी पे, नीचे ही सुलटा दे उसको, यहाँ पे चलो यहीं सुलटा देते हैं इसके बाही के आसपास। तो दिस इज कंचा नंबर बी। नीचे क्या लगेगा बोलो तो? वेट लगेगा क्या? वेरी गुड। तो नीचे लगा उस्ताद जी अपना mg, दैट इज w। आप देखें सर कंचा नंबर बी इस वाले सरफेस के फिजिकली कांटेक्ट में है। इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? कंचा बी पे लेफ्ट साइड जाएगा, वेरी गुड। तो इसको नाम दे देते हैं उस्ताद जी N3। क्या ही जा रहा है ऐसा नाम देने में। आप देखें सर जी बी कंचा ए कंचे के साथ भी कांटेक्ट में तो है ही ना, तो ए कंचा इस पे लगाएगा सर नॉर्मल रिएक्शन। ए देखो इस तरीके से लगाएगा, नहीं ए इसको ऊपर को पुश करने का कोशिश करेगा। बी ने कितना लगाया था? NAB लगाया था ना, तो सर जी AB इस पे कितना लगाएगा? NAB। समझ गए बात को भैया? कंचा कंचा का खेल है यहाँ पे, मतलब फोर्स का वैल्यू सेम होता है, बस डायरेक्शन बदल जाता है। और ये कंचा जो है सर सी कंचे के भी कांटेक्ट में है, तो सी इसको क्या करेगा? नीचे को पुश। ये जो इसका सरफेस है, तो यानी इधर लगेगा सर जी फोर्स अपना नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी। अब आ जाओ किसके ऊपर? कंचा नंबर सी के ऊपर। कंचा या फिर कांचा, चलो जी ये देखें जी सी को देखें आप, नीचे क्या लगेगा? इसका वेट लगेगा क्या? आप ये देखें सर जी सी किसके साथ फिजिकली कांटेक्ट में है? आप कहेंगे इस सरफेस के साथ है, इसका परपेंडिकुलर राइट साइड, लेट से N4 लगेगा इस तरफ। और आप ये देखें सर जी सी जो कंचा है वो बी के साथ भी फिजिकली कांटेक्ट में है। सी ने पुश किया बी को नीचे, अब बी की बारी भाई, बी कैसे शांत रहे? बी कहाँ पुश करेगा इसको? ऊपर, वेरी गुड। आप सर जी गेम समझ गए बस। अब आप कोई नहीं रोक सकता आपको खिलाड़ी बनने से। तो ये देखो तीनों कंचों का हमने बना दिया FBD बड़े आराम से। 1 बाय 1 उठाओ, एक सारे फोर्सेस को लिस्ट आउट करो, एक एक करके डायरेक्शन दिखाओ, और बस। और तो क्या ही आसान है ना। देखो एक केस और देखे चलो, अब आप जिद कर ही रहे हो तो सर देख ही लेते हैं।
अच्छा सर जी, मैं ये कह रहा था कि हमारा बहुत जल्दी सर इसका लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर आप स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इसी फन वे में पढ़ना चाहते हो, बाकी सर अभी आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा तो आपको और थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमारा सर जी पढ़ाने का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है ना। बहुत ही फन वे में हम लोग चीज़ों को समझते हैं, रिलेट करवा करवा के, और सर जी मज़ा आ जाएगा आपको, ये गारंटी है मेरी। आप देखें, मैं जानता हूँ स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स से सर परेशान हो गए, इसीलिए सर हम कह रहे हैं कि एक बारी आप जो है ये वीडियो पूरा देखें, उसके बाद ठंडे दिमाग से डिसाइड करें कि यहाँ आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना। बहुत जल्दी सर जी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगा देरी मत करना, आप इंक्वायर कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप लोगों के लिए। फीस वीस का जो सर जी मसला है, तो फीस का कैसा सीन है, पूरे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की जो है वो 5000 फीस है, अभी तक की सर जी सबसे लोवेस्ट फी है। और मैं बता रहा हूँ सर जी, इतना अच्छा वे में आप ये कर लोगे ना यहाँ से, मतलब आप सर जी खुद कहोगे अरे झकास, मजा ही आ गया। इस तरीके से 5000 फी है, वो भी सर जी पहले 10 बच्चों के लिए है ये, तो ये सरप्राइज की बात है। देखें आप, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी इससे पहले कि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, आप सर जी रजिस्ट्रेशन करवा लें, 10 बच्चों में आ जाए। उसके 10 बच्चों के बाद सर जी फीस 7000 रुपये हो जाएगी, सेम कोर्स की ही, जिसमें 3 महीने की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, फैसिलिटी जो है पूरा यूपीएससी का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। चलो जी, तो एडवर्टीजमेंट खत्म हुआ, आ जाओ वापस गेम खेलते हैं। खेला खेलेंगे हम लोग, है ना। ये कंचा नंबर ABC तो ले लिया है, लेट से सर जी D। तो ध्यान रखिएगा सर, वो फीस जो बताई है ना, वो सिर्फ पहले 10 बच्चों के लिए है, और बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा व्हाट्सएप और अपना यूट्यूब के ऊपर। तो इससे पहले आप मौके का फ़ायदा उठा लो, अगर वीडियो देख रहे हो तो देखो, वरना 5 के 7 भरने पड़ेंगे, और परेशान हो इस सब्जेक्ट से, जानता हूँ मैं, ये बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, एकदम ललन टॉप हो जाएगा आपका सब्जेक्ट स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आओ सर जी इस कंचे को बनाएं FBD, फिर बातें तो होती रहेगी अपनी उसमें, ऐसा क्या है। नीचे क्या लगेगा बोलो तो, इसका वेट लगेगा क्या, ओए शाबाश, तो mg या फिर W। सर जी ऊपर देखें आप, ये जो अपना बॉल मान लेते हैं, चलो कंचा बहुत हो गया है, अपने पास ये बॉल है, बॉल सर इस सरफेस के कांटेक्ट में है, ये सरफेस इस पे क्या लगाएगा, क्या कह रहे हो सर जी, नॉर्मल रिएक्शन, ओहो ऊपर लगेगा अपना इस तरीके से N1। एक देखें सर, ये सरफेस भी कांटेक्ट में है ना इसके, ये कहाँ लगाएगा, लेफ्ट साइड को लगाएगा क्या। अच्छा, लेफ्ट में आप ऐसे भी दिखा सकते हो सर, इधर भी दिखा सकते हो, सेम ही बात है, कोई घबराने वाली बात उसमें नहीं है। ये सरफेस इसके भी कांटेक्ट में है, मतलब इस सरफेस के भी कांटेक्ट में है। यहाँ फोर्स कैसे लगेगा सर, ऐसे एंगल पे जाएगा, क्योंकि इसका नॉर्मल तो ऐसे ही जाएगा ना उस्ताद जी, तो ये हो जाएगा अपना N3। तो अब इतनी जिद कर रहे हो सर जी, एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं इसके ऊपर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूं सर जी केस। बाकी देखिए सर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो चाहे आप सर जी बैच ना ज्वाइन करो, लेकिन वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि रीज़न बीइंग सर, देखो टाइम आप देखें ज़रा कितना बज रहा है, दिख रहा है इसके अंदर, अभी मैं थोड़ा सा पास ला के दिखाता हूँ, आप समझेंगे सर जी रिकॉर्डिंग किस टाइम ये चल रही है। तो आप देखें सर, थोड़ा सा दिखेगा आपको टाइम, सुबह के सर जी 2:30 बज रहे हैं, उस टाइम पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। अब देखें सर जी, यहाँ पे अपना चौथा केस क्या कहता है अपने पास, इस तरीके का ये है, इंक्लाइन आ गया सर जी। अब यहाँ पे फंडे फेल हो जाते हैं बच्चों के, ये मास है जी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट से थीटा है। तो इसमें देखें सर आप, वेट तो कहाँ ही लगेगा, वेट लगेगा यहाँ पे नीचे की तरफ, वेट को सर जी कोई मतलब नहीं है अपना। उसके बाद आप देखें हमारा नॉर्मल कहाँ लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। समझ गए सर जी आप इंक्लाइन प्लेन वाले के साथ मसला क्या है। अच्छा, आमतौर पर होता क्या है, बहुत बारी ना हमें कंपोनेंट करने पड़ते हैं, अभी सीखेंगे सर कंपोनेंट कैसे करते हैं, तनाव मत लीजिएगा, फिलहाल इसको छाप लीजिएगा। कुछ डेफिनेशंस हैं और जिनकी तरफ हम लोग चलते हैं,
तो डेफिनेशंस नोट करेंगे और उसके बाद सर जी हम बात करेंगे आपसे उन डेफिनेशंस के ऊपर, इसमें ऐसा क्या है। बाकी बस यही है, वीडियो पसंद आती है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बिल्कुल फन वे में, तो एक सर जी लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और सजेस्ट करना चाहो तो कर दीजिएगा किसी को उसमें ऐसा क्या है। बहुत एडवर्टीजमेंट हो गया भैया, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं आप। अगला जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है उस्ताद जी इक्विलिब्रम। अब ये इक्विलिब्रम क्या होता है? इक्विलिब्रम का जो हिंदी वेरिएंट है जो मुझे समझ आता है सर, दैट इज मोक्ष की प्राप्ति, इक्विलिब्रम, है ना। तो आप इसको सोचिएगा थोड़ा सा, इक्विलिब्रम क्या है इसको समझेंगे हम लोग सर। इक्विलिब्रम पे पूरा का पूरा अपना न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है वो समझेंगे। उसके बाद आप कभी अकेले में बैठ के सोचिएगा कि क्या इक्विलिब्रम मोक्ष प्राप्त करना जैसा नहीं है। कहता है भैया इफ a number of forces acting on a body keep the body at rest, और आप देखें सर बिल्कुल बेसिक से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, जिससे आपकी यात्रा बिल्कुल सुगम रहे इस विषय को लेकर। देन द बॉडी is said to be in equilibrium, तो देखो इसने इक्विलिब्रम की सर तारीफ किस तरीके से बताई। इसने कहा कि भैया आप ना ऐसा मान लो एक बॉडी थी हमारे पास, ठीक है जी, उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे। क्या लग रहे थे? फोर्सेस। लेकिन फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो बॉडी टस से मस नहीं हुई, रेस्ट पे ही रही। तो हम कहेंगे फिर वो बॉडी जो है वो किस पे है? अपना इक्विलिब्रम पे है। सर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट इसी पर ही बेस्ड है कि फोर्सेस तो लगते हैं लेकिन बॉडी टस से मस नहीं होती। एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं इसका? ये ऐसा है कि आपके लेफ्ट हैंड को कोई खींच रहा है और सेम ताकत से कोई आपके राइट हैंड को भी खींच रहा है, तो सर जी आप कहाँ जाएंगे? आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे ना। तो हम कहेंगे हमारा बॉडी उस टाइम पे जो है वो क्या है? इक्विलिब्रम में है। इसका और मैं थोड़ा सा आपको एनालिटिकल मतलब समझाऊं कि आप इस तरीके से मान ले, लेट से कोई बॉडी है और इस पे सर कुछ फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, लेट से F1। अब सर यहाँ पे क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इस तरीके से दिखाएंगे उसको हम F3 और लेट से F4 एंड नाना प्रकार के सर जी इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब हम इन सारे फोर्सेस को सम करेंगे ना, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 उस्ताद जी से लेके Fn nth फोर्स, इन सब का सम क्या आएगा अपने पास? 0। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी कहाँ थी हमारी? इक्विलिब्रम में थी। समझ गए सर जी बात को? वेरी गुड। इसके बाद अपने पास जो डेफिनेशन है सर वो है पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सॉलिड बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। सर जी चूक ना जाना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, देखो ये क्या कहता है, इसको पहले लिखूं कि समझाऊं? बताओ। और यार आप बताओगे कैसे? कमेंट में बताना, मैं पहले लिख देता हूं ना, फिर आराम से हम अपनी गुफ्तगू करते रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और लिखा रहेगा तो आप लोग उससे तुरंत तुरंत रिलेट करवा भी पाओगे। तो कहता है इफ two forces acting at a point be represented
बहुत जटिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये किताब वाले जो बाबूजी होते हैं ना, ताकि बच्चा खुद से समझ ही ना पाए, उसे ट्यूशन ही लगना पड़े। समझ रहे हो बात को सर जी? रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। बाकी देखें बहुत से सर जी आपने सुना होगा कि भाई बहुत ही टफ सब्जेक्ट है ये, समझ में नहीं आता है, मसला हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो अब ये तो सर जी आप कोर्स अटेंड करके देखें, उसके बाद ही मुझे बताना कि ये मिथ है या फिर सही में ऐसा है। बिल्कुल सर, ये एकदम ललन टॉप टाइप का सब्जेक्ट है। आपके बस फंडे क्लियर होने चाहिए बेसिक के, और अगर सर जी वो क्लियर है तो मैं कह रहा हूँ आप इसके क्वेश्चन को उस्ताद जी नोच खाओगे देखते ही। आप कहोगे पहले मैं कैलकुलस तो बाद में करूँ, पहले मैं इसी को ठिकाने लगाऊं जरा, स्टैटिक्स और डायनामिक्स को। इस तरीके का सब्जेक्ट है ये। और सर यूपीएससी में आप देख लें अच्छी खासी वेटेज आती है इसकी हर साल जो है, और कंपलसरी में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आप इसको स्किप करना तो सोचिएगा भी मत। अब ये क्या है, डेफिनेशन में सर थोड़े से भारी भरकम शब्द इस्तेमाल है, थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, बट इसको छाप लीजिएगा ताकि आपके नोट्स कंप्लीट रहे। बाकी समझा मैं देता हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा है वो। इसकी डेरिवेशन भी करेंगे फिर हम लोग। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में करी हो। प्यारी सी आपने जो डेरिवेशन करी थी ना सर, वो दूसरे तरीके से करी होगी, जिसने भी करी होगी। यहाँ पे हम लोग उसको देखो दूसरे तरीके बड़े बच्चों वाले मेथड से करेंगे यहाँ पे। डायरेक्शन बाय द डायगोनल of the parallelogram passing through that angular point। देखें सर इसने क्या कहा, इसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आओ समझते हैं इसको, जो है हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे सर, मुश्किल तो वैसे किताबों में लिखा हुआ है। इसने कहा कि मान लो आपके किसी पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे थे। कितने फोर्स काम कर रहे थे सर? दो, जिनको आप रिप्रेजेंट करवा रहे हो बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लाइक सर जी हमारे पास आप ये समझिए कि ये पॉइंट था, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, समझे? लेट से ये लगा सर जी P फोर्स जो है, ये लगा लेट से Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये फोर्स लगा, और क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है बाय साइड ऑफ पैरेललोग्राम, Q को दे दिया एक साइड, P को दे दिया एक साइड, तो अब इनका जो रिजल्टेंट है, बेसिकली सर रिजल्टेंट को हम बोलते हैं वेक्टर सम। क्या बोलेंगे? वेक्टर सम। वेक्टर सम जो है इनका वो बताएगा इसका डायगोनल, ये चीज। लेट से इसको मैं नाम दे देता हूँ सर R, ये R वेक्टर, ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं सर फोर्स की। आप ऐसा मान के चलो ना कि ये वेक्टर है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है सर, वेलोसिटी भी तो हो सकती है ना कल को जो है एक्सेलरेशन भी हो सकती है, सब पे फंडा काम करता है। जो भी वेक्टर रहेगा इस लॉ को ओबे करेगा ही करेगा। इसको बोलते हैं हम वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। तो उसने क्या कहा कि दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करवाए जा रहे हैं बाय द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे बस फोर्स उसने बोल दिया है क्योंकि यहाँ पे फोर्स चलता है, बट हम इन जनरल लेके चलते हैं। तो Q वेक्टर था, P वेक्टर था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कौन रिप्रेजेंट करवाएगा? वो रिप्रेजेंट करवाएगा इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल। अच्छा अब देखें सर, ऐसा तो हो सकता है ना कि हमारा P और Q के बीच में एंगल कुछ रहा हो, और कुछ रहा क्या, कुछ रहता ही है आमतौर पर।
तो थोड़ा सा इसका शेप मैं वैसा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ समझने में सर आसानी हो। लेट से ये P और इस तरीके से ये अपना Q था। Q बेसिकली पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा इसको झुका देते हैं ताकि समझ मतलब विजुअलाइज एकदम अच्छे से हो पाए। ये Q हो गया, ये P हो गया। हम ऐसा मान लेते सर P ऐसे जाता, Q ऐसे जा रहा है, इसके बीच में जो एंगल है वो लेट से फाई है। कितना एंगल चल रहा है? फाई। तो P और Q जो अपने वेक्टर हैं, P ऐसे जा रहा है, Q भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना चल रहा है? फाई। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस तरीके से, एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से। तो Q भाई साहब कट गए हैं, अब क्या कर सकते हैं? चलो एक परपेंडिकुलर डाला हमने, P और Q के बीच में जो एंगल है वो फाई था, ये Q है अपना, ठीक। और इसको नाम देते थे सर जी A, इसको नाम देते हैं B, जहाँ तक P वेक्टर है अपना, फिर C और फिर D, ऐसा मान लेते हैं। आप देखें इस डायग्राम के अंदर कुछ बातें जो है हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो AB है, AB सर रिप्रेजेंट करवा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ P। आप लोग समझते ही होंगे वेक्टर्स, अगर आप लोगों ने देखा है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करवाता है? लेंथ ऑफ अ वेक्टर। और लेंथ ऑफ अ वेक्टर को सर क्या बोलते हैं आम भाषा में? मैग्नीट्यूड नहीं बोलते क्या? तो AB बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। फिर इसी तरीके से आप देखें सर ये जो BD है, BD क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर। वेरी गुड। तो BD इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर। और आप ये देखें सर ये जो AD है, AD क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है डायग्राम में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, जो कि है हमारा रिजल्टेंट। तो AD इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ R। वेरी गुड। अब देखें उस्ताद जी, हमने क्या कहा? ये लॉ ये कहता है कि दैट R वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर Q प्लस में वेक्टर P। इसका सीधा सीधा ये कहना है वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर Q प्लस में वेक्टर P, इस लॉ का। तो यहाँ भी देखो हम लिखेंगे भैया अकॉर्डिंग टू लॉ, हम कौन से इससे ऊपर जा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। आप सर जी एक बात देखें यहाँ पे, अच्छा P और Q के बीच में एंगल कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? लेट से फाई। इनके बीच में कितना एंगल है बॉस? फाई एंगल है। तो फाई इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो आप एक बात देखिएगा, R वेक्टर सर जी इसके इक्वल है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा अपने पास R डॉट R इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डॉट P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। सर जी डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आप लोगों को, जब भी रामायण समझ आएगी आज की। तो जिनको नहीं आता है सर, रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैनल पे जाएं, हमारे वेक्टर वाला प्लेलिस्ट देखें, शुरू के 1-2 वीडियो देख लें, ये आ जाएगा उसके अंदर। R डॉट R को हम कैसे लिख सकते हैं बॉस? R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर प्रॉपर्टी है ये डॉट की, इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा P डॉट P, ये क्या हो जाएगा बॉस? Q डॉट P, फिर ये क्या हो जाएगा बोलो ना? P डॉट Q और साथ में Q डॉट Q। आप देखें सर डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B और B डॉट A सेम आते हैं, हमने देखा ही था वेक्टर्स के अंदर। तो दोनों सेम आते हैं, तो Q डॉट P को मैं P डॉट Q नहीं लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे भैया लिख ही सकते हैं। तो एक काम करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिएगा और स्पेस अभी है नहीं, तो हटाना पड़ेगा ऊपर का। बहुत बढ़िया। तो इसको ऊपर जो है अभी देखो हम लोग सुलटाने की कोशिश करते हैं। सर जी चीज़ बहुत बढ़िया है ये मान लो। ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा वेक्टर्स का? तो शायद से हमने ये जो लॉ है इसकी बात जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब नहीं की थी, क्योंकि वहाँ सर जी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी। वहाँ हम वेक्टर्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना,
तो यहाँ पे सर हम लिखेंगे आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर जी पी डॉट पी क्या हो जाएगा, पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेगा भैया, पी डॉट क्यू लिखेगा क्या, चलो जी प्लस में पी डॉट क्यू, ये क्या हो जाएगा बॉस, क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे सर प्रॉपर्टी लगाया है हम लोगों ने, क्या प्रॉपर्टी लगाया है, दैट q डॉट पी इज नथिंग बट p डॉट q इक्वल होता है ना, ये बहुत बारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वेक्टर्स के अंदर। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर इज नथिंग बट p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 2p डॉट q प्लस में q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं ना, r का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट r स्क्वायर, ये सर p स्क्वायर, ये q स्क्वायर। बेसिकली p इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p and q is representing the magnitude of vector q. Similarly, r is representing the magnitude of vector r. सर जी p डॉट q में मसला क्या होता है, magnitude of p, magnitude of q and the cos क्या, एंगल बिटवीन p and q। सर जी एंगल कितना माना था हम लोगों ने भाई, कितना माने थे बोलो जी, फाई माने थे, फाई, तो फाई आ गया। आप देखें इस बेसिस पे हमारा जो r है वो क्या आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस फाइव। पढ़े थे ना बचपन में, अंडर द रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, वही है बस, ये p a और b को p और q बना दिया है हमने और क्या कर दिया है भैया, थीटे को फाई से रिप्रेजेंट करवा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं फाई मेरा फेवरेट है। ठीक है जी, अब ये बताइए सर हमने r का मैग्नीट्यूड, मन में सवाल ये आता है भैया r तो एक वेक्टर है ना, वेक्टर के पास तो दो बातें होती हैं, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी तो भैया मैग्नीट्यूड ही बताया, डायरेक्शन कौन पिताजी बताएंगे, तो देखें जी डायरेक्शन भी बता देते हैं। हम ऐसा मान लें क्या कि जो हमारा r वेक्टर है वो p वेक्टर से अल्फा डिग्री ऊपर जाने पे मिल जाता है, या अल्फा एंगल अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमें r वेक्टर मिल जाएगा। आप ना ये देखें सर, ट्राइंगल देखें ADC, तो इन ट्राइंगल ADC बेसिकली tan अल्फा कितना आएगा भैया, क्या कह रहे हो, DC बाय AC, DC बाय AC। सर जी AC को तोड़ के लिख लें हम लोग, DC AC को कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC, ऐसा लिख ही सकते हैं। अब इनका वैल्यूज चाहिएगा अपने को, वैल्यूज के लिए सर आप ट्राइंगल कंसीडर करिएगा ये छोटू वाला BCD, यहाँ से मिलेगा वैल्यू, ऐसे नहीं मिलेगा, तो इधर मैं लिख लूँ साइड में, इन ट्राइंगल छोटू BCD। सर BCD में अगर मैं साइन फाई निकालूं, बेसिकली साइन फाई, तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज CD जो कि हमें नहीं मालूम, बाय हाइपो, हाइपो इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो सो सिंपल Q लिख देंगे, सो CD इज नथिंग बट Q साइन फाई, इसका वैल्यू मिल गया, चाहिए तो था ही अपने को यहाँ चिपकाने के लिए। सर ऐसे ही आप एक बारी ना कॉस फाई निकालो, कॉस फाई क्या हो जाएगा, बेस दैट इज BC बाय हाइपो विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो BC कितना आया भैया, BC फेवरेट शब्द होगा आप में से बहुत से लोगों का, ये आ गया सर जी Q cos फाई, दोनों का वैल्यूज उठाए और यहाँ पे लाके चिपकाएं, तो बेसिकली tan अल्फा, सर जी CD का वैल्यू कितना है Q sin फाई, सर जी AB is representing magnitude of P, so P and BC is what, BC is Q cos फाई। तो इस तरीके से सर हम डायरेक्शन निकालेगा कि हमारा जो R वेक्टर है वो कहाँ मिलेगा अपने को, कितने मैग्नीट्यूड का मिलेगा सर, इससे देखेंगे हम लोग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस फॉर्मूले पे थोड़े से हम लोग सवाल जवाब कर लें, देखो आप लोगों से, तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं, आओ नीचे का हटा देते हैं अब,
पैरेललोग्राम भैया आप जाओ अपने घर। इस पे सर जी क्वेश्चन भी देखने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो समझ नहीं आता भैया क्वेश्चन आया किधर से तो अभी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ऐसा तनाव ना ले, बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल हैं इस पे। तो इसमें जो केसेस हैं, पहला केस देखिएगा, इफ एंगल बिटवीन P एंड Q इज 90। केसेस हैं सर जी कुछ, पहला केस जिनको आप सीधा याद रखिएगा तो भविष्य में हमें समय की जो है वो बचत होगी। पहला केस क्या है, व्हेन P एंगल बिटवीन P एंड Q इज 90। सर P और Q के बीच का एंगल कह रहा है वो 90 है। 90 है तो भैया बेसिकली क्या कह रहा है कि फाई 90 है। ओ शाबाश, फाई 90 है तो आप देखें सर जी R कैसे चेंज होगा, क्या कह रहे हैं सर जी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। सर जी cos 90 कितना होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, तो R बेसिकली कितना आ गया अपना, अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है, अंडर द रूट पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर। अच्छा दूसरा केस देखें सर, केस सेकेंड, व्हेन R इज मैक्सिमम, कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब आएगा। आप देखें सर R का जो फॉर्मूला है वो ये है, R मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस भैया अपनी क्या अटेन कर ले, मैक्सिमम वैल्यू। तो R इज मैक्सिमम का मतलब है ये तभी संभव है व्हेन cos phi is 1 which implies that phi is 0। तो एक बार देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। phi 0 का मतलब क्या है सर, जिस डायरेक्शन में P था उसी डायरेक्शन में Q भी है, तभी तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 0 आया ना। इसका मतलब वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर Q। आप देखें सर वैल्यू कितना आएगा, आओ मेरी हेल्प करना थोड़ी सी, R इज इक्वल्स टू अंडर द रूट P का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। आप देखें सर फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला किसका बना भाई, फार्मूला ये बन गया बॉस P प्लस Q का होल स्क्वायर। सो R जो है वो कितना आया अपना, सिंपली P प्लस Q, P प्लस Q। तो आप देखें जब दो वेक्टर्स आपके पैरेलल होते हैं ना तो उनका जो रिजल्टेंट निकालना होता है सर सीधा उन दोनों को ऐड कर देना होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ध्यान रखना है भैया, जब दो वेक्टर्स पैरेलल रहेगा तो सीधा ऐड कर दीजिएगा उनको और मज़ा आ जाएगा। तीसरा देखते हैं सर केस, लीस्ट वैल्यू ऑफ R व्हेन R इज मिनिमम। तो केस नंबर 3, व्हेन R इज मिनिमम। तो देखते हैं कि R मिनिमम कब होगा। अच्छा आप मुझे बताओगे सर जी R मिनिमम कब होगा, जब cos भैया क्या ले लें अपनी मिनिमम वैल्यू। तो cos भैया जब अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा व्हेन, तब उसी केस में R भी अपना मिनिमम देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबल है व्हेन cos phi is nothing but -1 which implies that phi is pi। ऐसा ही तो है ना सर जी, जब फाई अपना पाई हो जाए तो वैल्यू कॉस की -1 आ जाता है। इसका मतलब P इज एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कैसे बनाए भैया, लिख देते हैं P इज एंटी पैरेलल टू Q और Q इज एंटी पैरेलल टू P, बात एक ही है। तो मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं सर कितना आता है। तो R min इज इक्वल्स टू अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ -1 R min अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस
पी, ओहो सर फार्मूला बन गया फिर से। ये किसका फार्मूला बन गया? ये बन गया अपना p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो सर आर मीन जो है वो p माइनस क्यू जब p बड़ा हो q से, और सर जी q माइनस p कब? जब q बड़ा हो p से भैया, अंडर रूट, क्योंकि नेगेटिव नहीं जा सकता है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपने देखना है, जो भी बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे को सुलटा देना है और आपकी बात जो है वो बन जाएगी। ये आर मैक्स भाई साहब थे। अच्छा सर एक केस और है, तो पहले ना आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक केस और देखते हैं कि जब अपना क्या हो जाए, अपना भाई P और Q इक्वल हो जाए, और उसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे सर, क्योंकि न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आप जानते हो कॉन्सेप्ट जो है फिर हमारे ब्रेन के अंदर कंसोलिडेट हो जाता है ना सर जी, एकदम पक्का बन जाता है फिर वो न्यूमेरिकल देखते ही। तो देखेंगे भैया न्यूमेरिकल, अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल तो देखना लाजमी है ही। इतना हटा देते हैं, फिर सारा ही हटा देंगे एक बार में, क्या है। अब अपना केस क्या है सर जी? केस नंबर 4। भाई केस ही केस चलेंगे इसके ऊपर तो। केस नंबर 4 कहता है जी व्हेन P इज इक्वल्स टू Q, जब P अपना क्या हो गया सर जी? Q के इक्वल हो गया। तो P अगर Q के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा R है वो हो जाएगा भैया p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pp कोस फाई। सर जी फाई के बारे में अभी कोई भी जानकारी अपने को नहीं है, तो इसको फाई लेके ही चलना पड़ेगा। 2p स्क्वायर पी स्क्वायर पी 2p स्क्वायर, ये भी सर जी 2p स्क्वायर कॉस फाई। आप देखें सर कुछ कॉमन आए, आप कहेंगे आए आए मज़े हैं। 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई। सर जी 1 प्लस कॉस फाई का आप हाफ एंगल फॉर्मूला खोल दे तो आर आ जाए कितना भैया? 4p स्क्वायर कॉस 5/2, इसी तरीके से आ जाएगा सर जी। तो आर कितना आ गया? अच्छा स्क्वायर आएगा, क्या कह रहे हो यहाँ पे, शाबाश। 2p कॉस 5/2, ये तो आ गया सर रिजल्टेंट, ठीक है जी। अब बात रही कि जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, क्योंकि इस केस में निकालना सर जी पॉसिबल है, हम एग्जैक्ट बता सकते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की भी बात कर ही लेते हैं। बाकी केसेस में सर ऐसा नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने उन केसेस में नहीं बताया। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने, कि दैट इज tan अल्फा, ऊपर क्या था सर जी? Q साइन था कि कॉस था? नीचे क्या था भैया? P प्लस में Q। अभी यहाँ देखना पड़ेगा भाई क्या था फार्मूला। ये देखें जी, ऊपर साइन था नीचे कॉस था, ऊपर साइन था नीचे कॉस भाई साहब थे। अब P तो क्योंकि Q के इक्वल ही है, तो इन दोनों को भी क्या चिपका दे बोलो तो? P चिपका दे। चलो बढ़िया, तो इट मीन्स tan अल्फा P साइन फाई P प्लस P कॉस फाई। सर जी सुर से सुर मिलाए तो बात बन जाए, नीचे P कॉमन ले ले क्या? 1 प्लस कॉस फाई। आप देखें सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, आप कहेंगे हो तो रहा है भैया, P से P कैंसल, तो tan अल्फा इज साइन फाई 1 प्लस कॉस फाई। सर जी ऊपर नीचे काम करते हैं ना हम लोग, हाफ एंगल फॉर्मूले खोल देते हैं दोनों के, तो ये हो जाएगा tan अल्फा 2 साइन 5/2 और cos 5/2। सर नीचे क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर 5/2। आप देखें उस्ताद जी किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, आप कहेंगे हो तो रहा है भाई, किसका हो रहा है? 2 से 2 और एक cos से cos, तो tan अल्फा ये बचा भैया साइन
5/2 cos 5/2. So tan alpha is tan 5/2. It means alpha is equals to 5/2. मतलब हमारा जो सर जी रिजल्टेंट है वो दोनों को बिल्कुल ऐसे बीच में से जा रहा है, दोनों के, यही तो बात, दोनों के बीच में एंगल कितना था भैया, 5 था। रिजल्टेंट कहाँ गया, 5/2 से, मतलब बिल्कुल ऐसा था ना, ऐसा अगर मामला था तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से जा रहा है, समझ गए सर जी आप, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये एक था अपना, तो रिजल्टेंट गया ऐसे बीच, बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ इन दोनों के बीच के एंगल को। तो ये केसेस थे देखो कुछ, जिनको आप डायरेक्ट याद रखिएगा तो हमें पेपर में बहुत आसानी रहता है। बार बार सर वैल्यू डिराइव नहीं करना पड़ेगा ना, सीधा वहाँ पे फॉर्मूला चिपकाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पर बेस 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाए। तो देखते हैं भैया, न्यूमेरिकल जो है पहला देखते हैं, फिर दूसरा भी देखेंगे, उसके बाद आगे की रामायण देखेंगे। तो मैं लिखता हूँ सर न्यूमेरिकल जो है ना, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आप लोगों ने, उसमें तो एक्सपर्ट हैं। और देख लो सर जी, आप लोगों के लिए चल रही है, जितने सारे एफर्ट चल रहे हैं ना, वरना आप खुद सोचो किसी को क्या ही पड़ी। जिस टाइम आदमी सो रहा होता है मज़े से, उस टाइम यहाँ रिकॉर्डिंग का मामला चल रहा है। और कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं, अब मुझे नहीं पता बात कितनी सही है, कि 2 से 3 का जो टाइम होता है उसमें नींद ज़रूर आती है। तो आप, अगर वो बात सही है सर जी, फिर तो और आपका दायित्व बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करने का। क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है, द greatest resultant which 2 forces can have is P। अभी मैं समझाता हूँ और वो क्या कहना चाह रहा है, and the least is Q, least is Q, so that if they act an angle, if they act on an angle, इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, थीटा, the resultant is of मैग्नीट्यूड, और सर वो लिखा है मैग्नीट्यूड इस तरीके से, भारी भरकम शब्दों में, p² cos स्क्वायर θ/2 प्लस q² sin स्क्वायर सर θ/2। तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग पहले रीड कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अपने पास ना 2 फोर्सेस थे, और उनका जो सर ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो P है। द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच 2 फोर्सेस कैन हैव इज P। तो जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है सर वो P है, एंड द लीस्ट इज Q, और जो सबसे कम रिजल्टेंट हो सकता था उनका वो Q है। ऐसा क्वेश्चन हमें कह ही रहा है। वो कहता है कि मान लो अगर वो दोनों फोर्सेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कि उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट P है और लीस्ट Q है, अगर वही दोनों फोर्सेस थीटा एंगल पे एक्ट करें तो जो उनका रिजल्टेंट होगा सर जी, वो रिजल्टेंट इस मैग्नीट्यूड का होगा। ये हमें शो करना है। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि अपने पास 2 फोर्सेस थे, उनका जब रिजल्टेंट लिया गया तो उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो P आ रहा है,
और मिनिमम रिजल्टेंट सर जी Q आ रहा है। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि उन दोनों फोर्सेस को हम थीटा डिग्री पे लगा दें और फिर उनका जो रिजल्टेंट है वो इस फॉर्मूले से मतलब ये आना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो वो दो फोर्सेस सर जी लेट कर लेते हैं, लेट टू फोर्सेस इज F1 एंड F2 और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम F1 इज ग्रेटर देन F2। सर जी दोनों में से जो है कोई तो बड़ा रहा ही होगा। क्यों? आप सोचो अगर दोनों इक्वल हो जाते तो सर जी जो लीस्ट वाली जो बात है ना वो ज़ीरो हो जाती। माइनस कर रहे थे ना भैया लीस्ट वाले केस में, तो ज़ीरो नहीं हो जाता क्या? बट यहाँ ज़ीरो तो नहीं है, तो मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। देखो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ग्रेटेस्ट निकालने का मतलब है इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। और सर F1 प्लस F2 वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख देंगे, अभी पहले ये निकाल लेते हैं। अच्छा, लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, क्योंकि F1 बड़ा है तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जो है वो P था, तो इसका मतलब F1 प्लस F2 इज P एंड F1 माइनस F2 इज Q। दोनों को उठाओ और ऐड कर दो सर जी, कितना आएगा 2F1। अच्छा तमीज में करते हैं ना हम लोग भी, तेज ही नहीं काटनी भैया, तेज ही काटोगे तो फिर मारे जाओगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है सलीके में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो लेट्स फर्स्ट ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो F1 प्लस F2 इज नथिंग बट P, F1 माइनस F2 इज Q। सर जी ऐड कर रहे हैं, आप देखें F2 से F2 का हैप्पी बर्थडे होना लाजमी है, ये हो गया P प्लस Q। सो इट मीन्स F1 इज नथिंग बट P प्लस Q डिवाइड बाई 2। ये आया बॉस किसका वैल्यू, F1 का। F1 का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दें क्या? कर दें उस्ताद जी, जिद कर, माइनस कर देते हैं ना यार, अभी सब्ट्रैक्ट है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो देखें ये F1 है अपने पास, ये F2 है, इधर P है, इधर F1 है, माइनस का F2 है, इधर Q है। सर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये F1 भाई साहब नेगेटिव हो जाएंगे, F2 भाई साहब पॉजिटिव, इनका हैप्पी बर्थडे, ये हो जाएगा 2F2 इज P प्लस Q। सो F2 विल बी P प्लस Q। ओहो P माइनस Q भैया, माइनस यहाँ भी तो आएगा। देखो ऐसे होता है जल्दीबाजी के काम, दुर्घटना घटते देर नहीं लगती भैया। तो P माइनस Q बाई 2। अब इन दोनों को थीटा एंगल पे क्या करवा दिया गया सर जी, एक्ट करवा दिया गया। तो कह रहे हैं जब इनको थीटा पे एक्ट करवाया तो रिजल्टेंट ये आएगा, देख लेते हैं उसमें क्या है। तो इफ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 is theta, then their resultant will be given as, their resultant will be given as, कैसे निकालेंगे भैया इनका रिजल्टेंट, R इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, F1 स्क्वायर सर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। इसी तरीके से तो निकालेंगे। देखो अब F1 का वैल्यू कितना बॉस, ये रहा F2 का वैल्यू। अब क्या करें भैया, कैलकुलेशन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा।
बिना मेहनत करे उस्ताद जी कुछ मिलता नहीं। तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं अपने पास, अब बताओ क्या कर सकते हैं। नीचे तो सीधा 4 लिख देते हैं इसी तरीके से, दूसरा ऑप्शन है नहीं ना उस्ताद जी, क्या कर सकते हैं बताओ। सर इसके नीचे भी 4 लिख ही देते हैं, जब इतना करे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल लो, काटो मत सर जी, बाहर निकाल लो तो तकलीफ कम होगी। अंडर अंदर अंदर, अब मचा दो घमासान, इसको खोलो तो जरा, सर जी इसको खोलो तो जरा, और सर जी ये कर दो तो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है जी। आप देखें सर किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, आप कहेंगे जी हो तो रहा है, 2pq से 2pq कैंसिल, आप देखें सर p स्क्वायर 2p स्क्वायर, q स्क्वायर 2q स्क्वायर, तो 1/2 ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर, सर ब्रैकेट खोल दें, 2p स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2q स्क्वायर कोस थीटा। आप देखें सर 2p स्क्वायर कॉमन है क्या, ऐसे 2q स्क्वायर और 2q स्क्वायर कॉमन है सर जी, कॉमन जब मिले ना सर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कितना आ गया बॉस, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 माइनस कॉस थीटा, यही आ गया ना। आप देखें सर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सर जी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल पे काहे जा रहे हैं सर, प्रूफ करना है जो हाफ एंगल में है। कहीं दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या अपने को, नहीं भैया। तो 2 आएगा, 2 पहले से सर जी, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर कॉस, क्या कह रहे हैं सर जी, हो गया प्रूफ, दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। ये हो जाएगा 4q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर जी 4 कॉमन ले लो ना, 4 रूट से बाहर आएगा सर जी 2 आएगा, और 2 से 2 का क्या हो जाएगा, हैप्पी ते बर्थडे, तो यानी चक दे फटे, हमारा आंसर आ गया r इज इक्वल्स टू p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 q स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2। क्या देखो जी देखो, आंसर आ गया अपना, यही आप देखें सर प्रूफ करना था हमें, तो पहुंच ही गए, हैंस प्रूव्ड, धीरे धीरे करते करते। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं कि आप लोगों को सर ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया है। क्या कह रहे हैं सर जी, एक क्वेश्चन और देख लें, तो चलो भाई अब जिद है आप लोगों की तो देखेंगे उसमें ऐसा क्या है। बाकी क्वेश्चन समझ आया हो तो एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा, और सर जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो मैं तो कहता हूँ शेयर ही कर दो ना फिर। देखें जी क्वेश्चन देख लेते हैं, बातें तो सर अपनी ऐसे ही चलती रहेंगी, गुफ्तगू का कोई अंत थोड़ी है। बाकी देखो मैं अपने बिहाफ पे इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आप अगर यहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो सर ये सब्जेक्ट आपको टफ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, मतलब आपको कभी भी ऐसा तनाव महसूस नहीं होगा अपने मस्तिष्क के ऊपर, आप हमेशा कम्फी में रहोगे, मतलब इजी फील करोगे ऐसे खतरनाक खतरनाक सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम। तो कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन देखें आप, इसी के ऊपर है ये, रिजल्टेंट के ऊपर कहता है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस P and Q is R
सर जी दो फोर्स थे पी एंड क्यू और उनका रिजल्टेंट था आर, कोई बात नहीं, तो हो ही सकता है। इफ क्यू इज डबल्ड, Q is doubled, R is doubled in magnitude, R is doubled in magnitude। ठीक है जी। If Q is reversed, सर जी ये तो कंडीशन दिए जा रहा है अपने को, कंडीशन कंडीशन गेम खेल रहा है भाई ये तो। If Q is reversed, very good, R is again doubled in magnitude। R भाई साहब कैसे हो आप, डबल हो ही जा रहे हो हर केस में। R is again doubled in magnitude। ठीक है जी। आगे कहता है शो दैट P is to Q is to R is nothing but √2 is to √3 is to √2। सर जी रेशियो प्रूफ करना है हमें और कंडीशंस कुछ गिवन है, उन्हीं कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए देखो हम लोग क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे भैया। रेशो जो है उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे आओ ज़रा जाने। कहता है हमारे पास दो फोर्सेस थे P एंड Q और उनका रिजल्टेंट कितना बता रहा है भैया, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जी R रिजल्टेंट था उसका, मेरी भी सुन लो। तो P और Q का रिजल्टेंट R। अच्छा उनके बीच का सर एंगल नहीं गिवन, तो फाई एज्यूम कर ले क्या अपनी तरफ से, ठीक है। तो लेट एंगल बिटवीन P एंड Q, लेट एंगल बिटवीन, ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सर गिवन नहीं है, होता तो फिर वही लेते हम लोग। एंगल बिटवीन P एंड Q इज फाई। अब आप जानते ही हो मेरा फेवरेट है भैया फाई, तो फाई ही लेंगे। पहला केस P और Q का रिजल्टेंट R, केस 1, बिना केस के तो बात होती कहाँ है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में R इज नथिंग बट P स्क्वायर ते Q स्क्वायर ते 2PQ cos फाई। सर जी स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो R स्क्वायर इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos फाई। कर दो सर जी बक्से में बंद। इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड, सर जी Q को डबल कर दिया तो R भी डबल हो गया। केस सेकंड, Q इज डबल्ड, R is doubled, Q is doubled, R is doubled, ये हुई ना बात। तो R पहले सर जी R था, अभी 2R हो गया है, तो अब यहाँ पे 2R इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2Q cos फाई। दोनों साइड स्क्वायर कर दो सर जी, क्या दिक्कत है। 4R स्क्वायर P स्क्वायर 4Q स्क्वायर 4PQ cos फाई। इसको दे देते हैं बॉस इक्वेशन नंबर 2। अब सर जी तीसरा है सबसे टफ मसला, Q इज रिवर्स, R इज डबल्ड। केस नंबर 3 सबसे दिलचस्प, Q इज रिवर्स्ड, R इज डबल्ड। तो ऐसा कैसे भैया, R कैसे डबल हो गया, इसको सर समझते हैं। आप देखना पहले P और Q के बीच में एंगल कितना था, फाई था। सर जी अभी Q को रिवर्स कर दिया है, अब ये एंगल कितना बचेगा भाई साहब, ये एंगल फाई था। देखो ये एंगल पहले शुरू में फाई था ना,
अभी ये एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, पाई माइनस फाइव, क्या कहते हो, क्योंकि ओवरऑल बन तो लीनियर पेयर ही रहा है, समझ रहे हो सर जी बात को। ये फाइव तो ये कितना भाई, पाई माइनस फाइव, ये हुई ना बात। तो एंगल पाई माइनस फाइव पहुंच जाएगा इस बार सर, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आर फिर डबल हो, आर तो भाई साहब कुछ करके ही मानेगा। तो अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस पाई माइनस फाइव। सर जी कॉस ऑफ पाई माइनस फाइव इज नथिंग बट ऑफ कितना सर जी बताओ ना, माइनस ऑफ कॉस फाइव हो जाएगा, स्क्वायर कर दूँ ना दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, वेरी गुड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq के साथ में कॉस फाइव। अब सर जी इक्वेशन 3 और मामले भी 3, आप देखें ये चल रहा है भैया 4, ये चल रहा है 2, मैं तो कहता हूँ कत्ले आम मचा दो, अब आ गया है सर टाइम। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड ऐड इट टू इक्वेशन सेकेंड। इसको हटा दें सर जी यहाँ से, बस डायरेक्शन समझाने के लिए बनाया था, आप लोग समझ ही गए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला ऑपरेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/2 एंड ऐड इट टू इक्वेशन सेकेंड। तो आओ भैया मेरे साथ जो है वो गेम खेलना स्टार्ट करो। देखो तो जब ऐसा करेंगे बॉस, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर, सर इधर तो यही चलेगा 4r स्क्वायर। यहाँ देखें जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, पहले मैं इसी को छाप लेता हूँ कि गलती ना हो, है ना, 2p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर माइनस में 4pq कॉस फाइव। अब इसको छाप लेते हैं भाई साहब, ये है p स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर प्लस में 4pq कॉस फाइव, ऐसा ही तो है। आप देखें सर किसी का हो रहा है क्या, हैप्पी बर्थडे हो तो रहा है यार, 4pq कॉस फाइव, 4pq कॉस फाइव, ये हो गया सर 12r स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 2p स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर दैट इज 3p स्क्वायर, और 2q स्क्वायर प्लस में सर जी कितना है ये 6q स्क्वायर, 3 कॉमन लेके सर जी मचा दो गेम, 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर, ये आया सर जी एक अपने पास इक्वेशन नंबर 4, क्या कहते हो। और देखो हम लोग क्या गेम खेल सकते हैं, जैसे ये अपने पास 2pq है, ये माइनस का 2pq है, दोनों को ऐड कर दो ना, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट देखें जी, इधर r स्क्वायर है, इधर सर जी 4r स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इधर आप आ जाएं सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस फाइव है, सर जी यहाँ क्या चल रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस फाइव है। आप देखें सर जी किसी का अगेन हैप्पी बर्थडे हो रहा है, हो तो रहा है, किसका हो रहा है भैया, 2pq cos फाइव, 2pq cos फाइव, r स्क्वायर ये हो गया 5r स्क्वायर, इधर क्या आएगा सर जी 2p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं भैया, इक्वेशन 5 में से 4 को सर जी उड़ा दो, तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 ऐसा कर दो, तो 5 क्या थी अपने पास 5r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 4r स्क्वायर, 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर से 2q स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर, सर ये हो गया p स्क्वायर, इट मीन्स p स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर। सर जी p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ चिपका दो ना,
क्या दिक्कत है? तो इक्वेशन 4 में पुट इन इक्वेशन 4, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। पुट इन इक्वेशन 4 जब करेंगे तो ये देखें जी क्या हो जाएगा, 4r²। सर जी पी स्क्वायर को हम लोग r² पुट कर रहे हैं ना, तो r² प्लस में 2q²। आप देखें सर जी 3 का r² और ये हो गया 2q का स्क्वायर। यहाँ से भैया हम r² निकाल लेते हैं, तो r² इज नथिंग बट 2q² डिवाइड बाय 3। सर r² p स्क्वायर के भी इक्वल है, r² इसके भी इक्वल है। इट मीन्स ऐसा बोला जा सकता है क्या, कैसा बोला जा सकता है कि r² इज इक्वल्स टू p² इज इक्वल्स टू 2q² डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय, डिवाइड कर देते ना सर जी। मल्टीप्लाई करके क्या मिला है किसी को आज तक? कुछ मिला है नहीं, तो किससे डिवाइड कर दें सर जी? 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखें जी r² डिवाइड बाय 2, p² डिवाइड बाय 2, q² डिवाइड बाय 3। सर जी रूट ले लो, रूट मैं क्या कहा, रूट ले लें जी, तो ये हो जाएगा r/√2 इज इक्वल्स टू p/√2 इज इक्वल्स टू q/√3। सर यही रेशो प्रूफ करना था क्या? चेक तो करो ना ज़रा, p के साथ कितना चल रहा है √2, सर जी r के साथ कितना चल रहा है √2, q के साथ कितना चल रहा है √3। तो क्या कहते हो उस्ताद जी, आया समझ क्वेश्चन किस तरीके से हमने काम को अंजाम दिया? बिल्कुल साइलेंटली। तो यहाँ लास्ट में सर लिखना तो बनता है क्या, हैंस प्रूव्ड, क्या कहते हो? बहुत बढ़िया। तो एक काम करें उस्ताद जी, इसका आप लोग क्या कर लें, इसका जो है ना सर स्क्रीनशॉट ले लें प्यारा प्यारा, बहुत बढ़िया। तो देखें सर आज इतना ही डिस्कस करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और ऐसा करना सर जी ठीक नहीं रहेगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, नई चीज़ें सर सीखने को मिली होंगी। सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। मैं आपसे सर जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए बेसिक्स के साथ।